हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेडिकल स्टडी विद फ्लिक्स पर। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्री टर्म लेबर। अब ये प्री टर्म लेबर होता क्या है, आइए इसे समझ लेते हैं। सो प्री मींस पहले एंड टर्म मींस जो नॉर्मल टर्म होती है प्रेगनेंसी की। सो नॉर्मल जो टर्म होती है प्रेगनेंसी की, अगर उससे पहले लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर। अब ये जो प्री टर्म लेबर को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मुझे नॉर्मल टर्म भी पता होनी चाहिए, है ना, कि कितनी होती है प्रेगनेंसी की। तो जो नॉर्मल टर्म होती है प्रेगनेंसी की वो होती है 37 टू 42 वीक्स, राइट। सो अगर 37 वीक से पहले लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर। सो अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है प्री टर्म लेबर की, तो जो डेफिनेशन होगी वो क्या है, अ बेबी बॉर्न बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कॉल्ड प्री टर्म लेबर। अब मैंने आपको डिफाइन कर दिया प्री टर्म लेबर की डेफिनेशन क्या होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। सो हम एट टर्म कब बोलेंगे, तो टर्म जो होती है वो हमारी होती है 37 टू 42 वीक्स, राइट। इसमें भी दो चीजें होती है, अर्ली टर्म कब बोलेंगे और फुल टर्म कब बोलेंगे। तो अर्ली टर्म हम बोलते हैं अगर लेबर की प्रोसेस है, जो बेबी है वो बॉर्न हो 37 टू 39 वीक्स के बीच में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्ली टर्म। और अगर 39 टू 42 वीक्स के बीच में बेबी बॉर्न हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुल टर्म। क्या बोलेंगे, फुल टर्म। और अगर 42 वीक्स के बाद अगर लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो या बेबी बॉर्न हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। और अगर 37 वीक से पहले लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो इसे प्री टर्म लेबर बोलते हैं। और इसमें भी दो कंडीशन है, एक है अर्ली प्री टर्म लेबर और एक है लेट प्री टर्म लेबर। तो अर्ली प्री टर्म लेबर हम कब बोलेंगे, अगर लेबर की प्रोसेस 33 वीक से पहले ही स्टार्ट हो जाए तो ये क्या कहलाती है, अर्ली प्री टर्म लेबर। और अगर जो बेबी है वो बॉर्न हो 34 टू 36 वीक्स के बीच में तो ये कहलाती है लेट प्री टर्म लेबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करूं जो आपको पता होना चाहिए, और ये नोट तो आपको पता भी होगा कि जो बेबी 37 वीक से पहले बॉर्न होते हैं तो देखा जाता है ज्यादातर जो बेबीज होते हैं जो 37 वीक से पहले बॉर्न हुए हैं उनका जो बर्थ वेट होता है वो लो होता है। कितना लो होता है, तो वो 2.5 kg या इससे भी कम हो सकता है। सो बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो लेस देन 5% ऑफ बेबी जो 37 वीक से पहले बॉर्न हुए हैं उनका जो बर्थ वेट है वो 2.5 यानी 2.5 किलो से ज्यादा भी हो सकता है, बट ये एक्सेप्शनल केसेस है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो बेबी 37 वीक से पहले बॉर्न होते हैं उनका वजन जो है 2.5 kg या उससे कम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इस प्री टर्म लेबर होने की इंसिडेंस की बात करूं, इसकी दर की बात करूं, इसके प्रिवेलेंस की बात करूं, तो वो वाइडली वेरी करता है बिटवीन 5 टू 10%। अब प्री टर्म लेबर की कॉजेज और रिस्क फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द जो केसेस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है जो प्री टर्म लेबर का जो कॉज है वो हमें पता ही नहीं होता, वो अननोन होता है। सो जो जिसका कॉज हमें पता नहीं होता तो उसको हम किसके अंदर डाल देते हैं, इडियोपैथिक। तो पहला तो हो गया इडियोपैथिक। दूसरा है अगर आपको पास्ट हिस्ट्री मिल रही है प्री टर्म लेबर की या इंड्यूस्ड या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की, तो ये भी एक कॉज हो सकता है प्री टर्म लेबर का। तीसरा क्या होता है, इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन किसका, वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है। और अब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का अगर जीबीएस का इन्फेक्शन हो रहा है तो आखिर उसकी वजह से प्री टर्म लेबर क्यों हो रहा है। सो बेसिकली जब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है तो जो हाई एलोरोनिडेज है वो इंक्रीज करता है, और इसके इंक्रीज होने की वजह से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्री टर्म लेबर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कोरियो एम्नियोनाइटिस। आइटिस आ रहा है यानी इन्फ्लेमेशन। बेसिकली इसके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है फीटल मेम्ब्रेन्स का बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। अब जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएंगे, इंटरल्यूकिन्स। सो बेसिकली इस इन्फ्लेमेशन की वजह से इंटरल्यूकिन्स इंक्रीज करेंगे, और इस इंटरल्यूकिन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, प्री टर्म लेबर। अब जैसा कि मैंने बताया कि कोरियो एम्नियोनाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो आखिर कौन-कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये कोरियो एम्नियोनाइटिस कॉज कर सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला है यूरिया प्लाज्मा यूरियोलाइटिकम। क्या है, यूरिया प्लाज्मा यूरियोलाइटिकम। दूसरा है गार्डनेरेला वेजिनैलिस। तीसरा है गोनोरिया। चौथा है इकोलाई। पांचवा है क्लेमाइडिया, और जो छठा है वो क्या है हमारा, माइकोप्लाज्मा हेमिलिस। इसमें से आपको तीन जो कि इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखने हैं। पहला यूरिया प्लाज्मा यूरियोलाइटिकम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, गार्डनेरेला वेजिनैलिस, और तीसरा क्या है, माइकोप्लाज्मा हेमिलिस, ठीक है। तो ये तीनों बैक्टीरिया बेसिकली क्या कॉज करते हैं, कोरियो एम्नियोनाइटिस। क्या कॉज करते हैं, कोरियो एम्नियोनाइटिस, जो कि क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है ये बता दिया। इसकी वजह से प्री टर्म लेबर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, इंटरल्यूकिन्स इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जो कि प्री टर्म लेबर कॉज करा देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोरियो एम्नियोनाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके डायग्नोसिस के लिए मैं कुछ साइन और सिम्टम्स आपको बता देता हूं। तो पहला जो कोरियो एम्नियोनाइटिस में आपको देखने को मिलता है वो है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलता है पर वजाइना। क्या देखने को मिलता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलता है पर वजाइना से। दूसरा क्या होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो क्या इंक्रीज करेंगे, WBC काउंट, ठीक है। तो दूसरा है इंक्रीज WBC काउंट। इसके अलावा क्या है, इंक्रीज सीआरपी। अब ये सीआरपी क्या होता है, सीआरपी बेसिकली कुछ नहीं है, सीआरपी है सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि प्रोड्यूस करता है लिवर, और ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तब ये रिलीज होता है किससे, लिवर से। क्या, सी रिएक्टिव प्रोटीन। और कितना इंक्रीज होने पर हम
कोरिया एम्नियोनाइटिस के बारे में सोच सकते हैं अगर ये 2.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाए तो बेसिकली आप कोरिया एम्नियोनाइटिस को डायग्नोस करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा अगला सिम्टम क्या है, इंक्रीज पल्स रेट और आखिरी क्या है, यूट्राइन टेंडरनेस। तो अगर इन सब में से कोई भी 2% है ना तो आप कोरिया एम्नियोनाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। एक और रिपीट करें तो पहला है फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा पर वजाइना से, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, क्योंकि इंफेक्शन है डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज करेगा। तीसरा क्या है, सीआरपी का इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज, 2.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा। चौथा क्या है, इंक्रीज पल्स रेट और पांचवा क्या है, यूट्राइन टेंडरनेस, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर कोरिया एम्नियोनाइटिस किसी वुमेन को है तो ये एक रिस्क फैक्टर है प्रीटर्म लेबर का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और अदर रिस्क फैक्टर्स की बात करें, मैटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो बेसिकली पहला है इसमें एक्सट्रीम्स ऑफ एज। अगर कोई भी वुमेन बहुत ही अर्ली एज में प्रेग्नेंट हुई है या बहुत ही ओल्ड एज में प्रेग्नेंट हुई है तो भी एक रिस्क फैक्टर है प्रीटर्म लेबर के लिए। दूसरा क्या है, शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है किसके लिए, प्रीटर्म लेबर के लिए। तीसरा क्या है, पॉवर्टी या लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, क्योंकि अगर कोई पॉवर्टी में है या जिसका लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, उस मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगी, और अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगी तो इन्फेक्शन हो सकते हैं और जिस वजह से क्या हो सकता है, प्रीटर्म लेबर। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है पॉवर्टी और लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस किसका, प्रीटर्म लेबर का। इसके अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसकी वजह से क्या हो सकती है, मल्टी फीटल जेस्टेशन। और अगर मल्टी फीटल जेस्टेशन है का केस है या फिर जैसे हम कह सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी का केस है तो इसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड होगा, और यूट्रस अगर ओवर डिस्टेंडेड है तो ये भी एक कॉज है प्रीटर्म लेबर का। इसके अलावा अगर हम पांचवे की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है प्रीटर्म लेबर की तो ये भी अपने आप में एक कॉज हो सकता है, रिस्क फैक्टर है प्रीटर्म लेबर के, क्योंकि उसे दोबारा भी ये चीज हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई सर्वाइकल सर्जरी हुई है जैसे कि कोनाइजेशन वगैरह हुआ है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर मैटरनल जो मदर है वो स्ट्रेस में है ना, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है तो ये भी एक कॉज हो सकता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है प्रीटर्म लेबर का। इसके अलावा कोई भी अगर यूट्राइन एनोमली है, अब ये यूट्राइन एनोमली सेप्टेड यूट्रस हो सकता है या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वगैरह का केस है तो ये भी हमारा एक रिस्क फैक्टर है प्रीटर्म लेबर का। इसके अलावा अगर मदर को डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरटेंशन की बीपी हाई रहता है, हाइपरटेंशन की शिकायत है, या अनीमिया है, या स्मोकिंग की हैबिट है, ऑटो इम्यून डिजीज है, माल नरिश्ड है ना, माल न्यूट्रिशन है, या पेरियोडोंटल डिसीज वगैरह है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं किसके लिए, प्रीटर्म लेबर के लिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पर आखिर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है तो वो कॉज कर सकती है प्रीटर्म लेबर, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है, अगर यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड है, अब ओवर डिस्टेंशन यूट्रस का प्रेगनेंसी के टाइम पे किस वजह से हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमिनोस की वजह से हो सकता है ना। इसके अलावा अगर मल्टीफीटल जेस्टेशन है इसकी वजह से हो सकता है। तो जब यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड होगा तो तीन चीजें इंक्रीज करेंगी, पहला कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन, क्या कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन, दूसरा जीआरपी जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक रिलेटेड पेप्टाइड, और तीसरा कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। और जब ये सब इंक्रीज करेंगे ना तो ये बेसिकली यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे जिस वजह से क्या हो सकती है, प्रीटर्म लेबर। इसके अलावा अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का केस है, प्री एक्लेम्शिया है, एंटीपार्टम हेमरेज है, या फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है ना, या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी है, तो ये सारे कॉजेज हैं किसके, प्रीटर्म लेबर के। तो अब हमने इसके कॉजेज और इसके रिस्क फैक्टर को जान लिया है तो अब इसकी इडियोपैथोजेनेसिस को समझ लेते हैं, प्रीटर्म लेबर की इडियोपैथोजेनेसिस को समझते हैं। सो इसकी इडियोपैथोजेनेसिस को समझने के लिए आपको तीन कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अब इन तीन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर मैटरनल स्ट्रेस है, अगर मदर स्ट्रेस में है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एडवर्स इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है जो हमारा फीटस है उसके लिए। और जब एक एडवर्स इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जो कि मदर स्ट्रेस में है तो इसकी वजह से क्या होगा, फीटस के अंदर एचपीए एक्सिस, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ फीटल एचपीए एक्सिस। अब ये एचपीए एक्सिस क्या होता है, बेसिकली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। एचपीए एक्सिस क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। अब ये जो एचपीए एक्सिस होता है ना, ये सबकी बॉडी में काम करता है, हमारी बॉडी में भी एचपीए एक्सिस काम करता है। ये बेसिकली करता क्या है कि जब भी हमारी बॉडी कोई भी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब ये पिट्यूटरी पे एक्ट करता है तो पिट्यूटरी रिलीज करती है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जब एड्रीनल ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक कॉर्टिसोल, ठीक है। तो एचपीए एक्सिस जब एक्टिवेट होगा तो क्या क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो क्योंकि एक एडवर्स इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से फीटस स्ट्रेस में गया है ना, और अगर फीटस स्ट्रेस में गया है, मदर भी स्ट्रेस में है, तो इस वजह से क्या इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से फीटस के अंदर भी एचपीए एक्सिस क्रिएट होगा, एक्टिवेट होगा, मदर के अंदर भी एचपीए एक्सिस एक्टिवेट होगा, और इस वजह से ओवरऑल क्या इंक्रीज कर जाएगा, सीआरएच का लेवल इंक्रीज कर जाएगा और कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। सीआरएच क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा हमारा क्या है, कॉर्टिसोल जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकल रहा है। तो कॉर्टिसोल ये दोनों इंक्रीज कर जाएंगे किसकी वजह से, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ फीटल एचपीए एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। और ये जो फीटल
HPA एक्सिस है ये एक्टिवेट किस वजह से हुआ है? क्योंकि फीटस स्ट्रेस में गया है। फीटस स्ट्रेस में किस वजह से गया है? ड्यू टू एडवर्स इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट। और ये जो एडवर्स इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट क्रिएट किस वजह से हुई है? क्योंकि मदर स्ट्रेस में गई है। तो पहली कंडीशन तो ये याद रखनी है। और इस कंडीशन की वजह से क्या इंक्रीज हुआ है? कॉर्टिसोल इंक्रीज हुआ है और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज हुआ है। दूसरी कंडीशन जो याद रखनी है वो है कोरियोडेसिडुअल बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन। अब कोरियोडेसिडुअल बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन का मतलब है जो कोरियोन और डेसिडुआ के बीच में जो स्पेस होता है, कोरियोडेसिडुअल स्पेस, वहां पर अगर बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन हो जाए, ये है दूसरी कंडीशन। अब जब ये कोलोनाइजेशन होगा कोरियोडेसिडुअल स्पेस में, तो इस वजह से क्या होगा? क्योंकि इंफेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पर क्या क्या रिलीज होंगे? TNF रिलीज होगा और इंटरल्यूकिन 168 ये इंक्रीज होगा। तो कोरियोडेसिडुअल बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन की वजह से क्या क्या इंक्रीज हुआ? TNF इंक्रीज हुआ और इंटरल्यूकिन 1, 6 और 8 इंक्रीज हुआ। क्योंकि बैक्टीरियल का कोलोनाइजेशन हो रहा है तो वहां पर इंफेक्शन हुआ है तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो TNF वगैरह, इंटरल्यूकिन वगैरह ये सब इंक्रीज करेंगे, है ना? तो ये दोनों इंक्रीज करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? पैथोलॉजिकल यूट्राइन एनलार्जमेंट। पैथोलॉजिकल यूट्राइन एनलार्जमेंट जो हुआ है ये किस वजह से हो सकता है? मल्टीफीटल जेस्टेशन का केस हो सकता है या पॉलीहाइड्रोविनोस की वजह से हो सकता है ना, यूट्राइन का एनलार्जमेंट। और जब ये यूट्राइन एनलार्जमेंट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? मैकेनिकल जो स्ट्रेच है वो इंक्रीज होगा और मैकेनिकल स्ट्रेच इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज होगा? गैप जंक्शन, ठीक है, गैप जंक्शन इंक्रीज होगा। और इस वजह से क्या होगा? जो इंटरल्यूकिन 8 है वो इंक्रीज करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इंक्रीज करेगा। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज है जो कि यूट्राइन स्ट्रेच हुआ है, गैप जंक्शन इंक्रीज हुआ है, तो इस वजह से क्या रिलीज हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज है किसकी सिंथेसिस कराएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कराएगा। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये क्या करवाता है? मायोमेट्रिन, यूट्रस की जो मायोमेट्रिन उसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना? तो बेसिकली इस वजह से जो पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेच बढ़ा, गैप जंक्शन बढ़ा, इंटरल्यूकिन 8 बढ़ा और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज बढ़ा, जिसकी और ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कराएगा जो आगे चल के क्या कराएगा? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है? तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। तो पहली क्या क्या हो सकता है? या तो मैटरनल मदर स्ट्रेस में गई है जिस वजह से एक एडवर्स इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से फीटस भी स्ट्रेस में गया। फीटस के स्ट्रेस में जाने की वजह से फीटस के अंदर जो HPA एक्सिस है वो एक्टिवेट हुआ जिसकी वजह से कॉर्टिसोल और CRH इंक्रीज कर गए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कोरियोडेसिडुअल स्पेस के अंदर हमारा बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हो जाए और जो क्योंकि इंफेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हुआ है, तो इस वजह से क्या करेगा? इस वजह से क्योंकि इन्फ्लामेशन होगा तो TNF वगैरह इंक्रीज करेंगे, इंटरल्यूकिन 168 इंक्रीज करेगा, है ना? तीसरा क्या हो सकता है? पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट हो सकता है यूट्रस का, पॉलीहाइड्रोविनोस हो सकता है उसका रीजन, या मल्टीफीटल जेस्टेशन हो सकता है, या कोई और भी रीजन हो सकता है। तो अगर यूट्रस का एनलार्जमेंट हुआ है तो मैकेनिकल स्ट्रेच इंक्रीज करेगा, गैप जंक्शन इंक्रीज करेगा, इंटरल्यूकिन 8 इंक्रीज करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इंक्रीज करेगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है तो ये जब एक्ट करती है किसके ऊपर? कोरियोन, एम्नियोन और डेसिडुआ पर, तो उसकी वजह से फर्दर क्या क्या चीजें इंक्रीज करती है? तो इंक्रीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। क्या क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा इंक्रीज करता है, थ्रोम्बोएक्सिन E2 इंक्रीज करता है, ल्यूकोट्रीन इंक्रीज करता है, प्रोटीएज इंक्रीज करता है। अब ये जो प्रोटीएज इंक्रीज हो रहा है, ये प्रोटीएज क्या कराता है? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराता है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराता है और इस वजह से प्रीटर्म लेबर हो सकता है ना? तो ये जो प्रोटीएज इंक्रीज हुआ है ये क्या कराएगा? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराएगा और जो कि एक कॉज है प्रीटर्म लेबर का। और बट डिक्रीज क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन डीहाइड्रोजिनेज। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन डीहाइड्रोजिनेज बेसिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुए ना उसका कैटाबॉलिज्म कराता है, ठीक है? बट प्रोस्टाग्लैंडिन डीहाइड्रोजिनेज डिक्रीज हो जाता है इस केस में। और प्रोस्टाग्लैंडिन डीहाइड्रोजिनेज अगर डिक्रीज हो जाएगा तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका कैटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का कैटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन का ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक तो बन नहीं रहा है और बेसिकली उनका ब्रेकडाउन हो नहीं रहा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ते जाएंगे जिस वजह से क्या होगा? दो चीजें होंगी, मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा और सर्वाइकल राइपनिंग होगी। अब सर्वाइकल राइपनिंग बेसिकली कुछ नहीं है, सॉफ्टनिंग एंड ओपनिंग ऑफ सर्विक्स को ही हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल राइपनिंग। तो सर्वाइकल राइपनिंग क्या है? बेसिकली सॉफ्टनिंग एंड ओपनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है? और जब मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज हो चुका है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ चुके हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से और इन्होंने सर्वाइकल राइपनिंग भी करवा दिया है, मींस सॉफ्टनिंग एंड ओपनिंग ऑफ सर्विक्स भी करवा दिया है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? प्री टर्म लेबर, ठीक है? तो बेसिकली ये थी पूरी इडियोपैथोजेनेसिस प्री टर्म लेबर की जो कि आपको एज इट इज याद रखनी है। अब आइए देख लेते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स जिसके थ्रू हम प्री टर्म लेबर को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो साइन है आपको देखने को मिलेगा वो क्या है? रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विद और विदाउट पेन। तो जो पहला है वो क्या है? रेगुलर, पहला सिम्टम क्या है? रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विद और विदाउट पेन, पेन के साथ भी हो सकता है और पेन के बिना भी हो सकता है। तो अब ये जो रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं कितने? तो अगर 4 कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा 20 मिनट के अंदर या 8 कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा 60 मिनट के अंदर या एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 10 मिनट्स में, ठीक है? तो आप प्री टर्म लेबर के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा साइन है वो क्या है? डायलेशन ऑफ सर्विक्स। अगर सर्विक्स डायलेट हो गई है 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, अगर मोर एप्रोप्रिएटली कहें तो हम कह सकते हैं
वुमेन जो है प्री टर्म लेबर की तरफ जा रही है और जो सर्विक्स है उसका इफेसमेंट 80% से ज्यादा हो चुका है। जो सर्विक्स का इफेसमेंट है वो 80% से ज्यादा हो चुका है। इफेसमेंट मतलब क्या होता है? थिनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स थिन होती जाती है ना, उसको बोलते हैं इफेसमेंट। तो अगर इस सर्विक्स का इफेसमेंट 80% से ऊपर जा चुका है और सर्विक्स का डायलेटेशन, जो डायलेशन है इसका, वो आपका 2 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा जा चुका है और अगर रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं एवरी 10 एटलीस्ट एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हर 10 मिनट में, ठीक है। इसके अलावा अगर लेंथ ऑफ सर्विक्स, अगर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में जो लेंथ ऑफ सर्विक्स है वो 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम है ना, तो भी। इसके अलावा अगला क्या है? फीटल फाइब्रोनेक्टिन। अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट है सर्वाइको-वेजाइनल फ्लूइड में, वो भी 15 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा, ठीक है, तो ये भी इंडिकेशन है प्री टर्म लेबर के लिए, ठीक है। अभी फीटल फाइब्रोनेक्टिन होता क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल में अभी थोड़ा और आगे हम पढ़ेंगे। अभी इतना जान लो, ये जो फीटल फाइब्रोनेक्टिन है, ये इसे हम कहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि आल्सो नोन एज ट्रोफोप्लास्टिक ग्लू। इसे ट्रोफोप्लास्टिक ग्लू क्यों कहा जाता है? बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है और इसको ट्रोफोप्लास्टिक ग्लू कहा जाता है। अब इसे ट्रोफोप्लास्टिक ग्लू क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट बाइंड्स द फीटल मेम्ब्रेन्स विद डेसिडुआ, क्योंकि ये क्या करता है? फीटल मेम्ब्रेन्स को डेसिडुआ के साथ बाइंड करने का काम करता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोप्लास्टिक ग्लू, ठीक है। तो अगर यही फाइब्रोनेक्टिन सर्वाइको-वेजाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट है तो इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो वुमेन है वो किस तरफ जा रही है? प्री टर्म लेबर की तरफ जा रही है, ठीक है। अभी इसके बारे में और थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? डायग्नोस करने के लिए पहला क्या है हमारा? रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर 4 कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा हो रहे हैं 20 मिनट के अंदर, या 8 कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा आ रहे हैं 1 घंटे के अंदर, या एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्शन है एवरी 10 मिनट के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है? डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स डायलेट हो रही है, कितनी डायलेट? 2 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, और अगर सर्विक्स का इफेसमेंट हो रहा है 80% से ज्यादा हो चुका है, मींस थिनिंग ऑफ सर्विक्स 80% से ज्यादा हो चुकी है। अगला क्या है? लेंथ ऑफ सर्विक्स। शॉर्ट सर्विक्स का केस है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम है ना। ये लेंथ ऑफ सर्विक्स कहां से हमें पता चलता है? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हम मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट है सर्वाइको-वेजाइनल फ्लूइड के अंदर 50 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा, ठीक है, 50 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा, तो भी हम सोच सकते हैं। और ये जो फीटल फाइब्रोनेक्टिन है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। इसको ट्रोफोप्लास्टिक ग्लू भी कहा जाता है क्योंकि बाइंड करता है फीटल मेम्ब्रेन को डेसिडुआ के साथ। इसके अलावा अगर हम साइन देखें जो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगी, जो क्या करेगी? प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगी प्री टर्म लेबर को। तो अगर प्री टर्म लेबर में कोई वुमेन जा रही है तो उसको हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं उसके लिए देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में शॉर्ट सर्विक्स का केस है, मींस अगर जो सर्विक्स है की जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम है। दूसरा, अगर फनलिंग ऑफ सर्विक्स या इंटरनल ओस आपको देखने को मिल रहा है। ये फनलिंग ऑफ सर्विक्स का मतलब क्या है? जो नॉर्मल जो शेप होती है वो होती है टी शेप, अगर वो वाई शेप में जा रही है, या वो फिर वाई से वो कहां जा रही है? वी शेप में जा रही है या यू शेप में जा रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फनलिंग ऑफ सर्विक्स। नॉर्मली टी शेप, ठीक है, अगर वाई शेप में गई, ठीक है, वाई शेप में गई, वी शेप में गई, यू शेप में गई, है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फनलिंग ऑफ सर्विक्स। अगर ये फनलिंग ऑफ सर्विक्स देखने को मिल रहा है तो ये भी, इससे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वुमन किसकी तरफ जा सकती है? प्री टर्म लेबर की तरफ। इसके अलावा जो बिशॉप स्कोर है अगर वो 4 से ज्यादा है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जो फीमेल है वो प्री टर्म लेबर की तरफ जा रही है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 6, 8 और TNF अल्फा इंक्रीज हो गए तो इससे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेजेंस है फीटल फाइब्रोनेक्टिन की 50 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा, ठीक है, किसके अंदर? वेजाइनल सिक्रीशन के अंदर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटवीन 22 टू 37 वीक, ठीक है। तो अगर 22 टू 37 वीक्स के बीच में अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन जो है सर्वाइको-वेजाइनल फ्लूइड के अंदर आ रहा है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो फीमेल है वो प्री टर्म लेबर की तरफ जा रही है। बट अगर यही फीटल फाइब्रोनेक्टिन 22 वीक से पहले या 37 वीक्स के बाद प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल है। समझो, अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन जो है अगर 22 वीक्स से पहले प्रेजेंट है वो भी नॉर्मल है, और 37 वीक्स के बाद प्रेजेंट है वो भी नॉर्मल है। बट अगर 22 टू 37 वीक्स के बीच में अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन सर्वाइको-वेजाइनल फ्लूइड के अंदर 50 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा है तो ये, इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो फीमेल है वो प्री टर्म लेबर की तरफ जा सकती है। 30% ऑफ केसेस के अंदर जिसमें फीटल फाइब्रोनेक्टिन आपको सर्वाइको-वेजाइनल फ्लूइड में मिलता है उसमें देखा जाता है कि जो प्री टर्म लेबर है वो अगले 1 वीक में हो जाती है, और 40% केसेस के अंदर देखा जाता है जो प्री टर्म लेबर है वो नेक्स्ट 2 वीक्स में हो जाती है। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फीमेल प्री टर्म लेबर की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है। इस तरीके से आप डायग्नोस कर सकते हैं प्री टर्म लेबर को। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया, जिस साइन एंड सिम्टम जिसके थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि फीमेल प्री टर्म लेबर की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। हम कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आखिरी पार्ट है इस टॉपिक का वो है इसका मैनेजमेंट। सो पहला हेडिंग हमारा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर। आखिर अब हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, अगर पॉसिबल है इसको प्रिवेंट करना तो वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है: प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर। सो प्राइमरी केयर के अंदर हम क्या करते हैं? हम बेसिकली प्री टर्म लेबर के इंसिडेंस को रिड्यूस करने के लिए जो इसके रिस्क फैक्टर हैं
उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने रिस्क फैक्टर्स वगैरह बताए थे ना, इन्फेक्शन वगैरह है ना, और भी जो मैंने रिस्क फैक्टर बताए थे जो प्रीटर्म लेबर कॉज कर सकते हैं, तो इस प्रीटर्म लेबर के इंसिडेंस को कम करने के लिए हम उन रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करते हैं। इसको कहा जाता है प्राइमरी केयर। सेकेंडरी केयर में हम क्या करते हैं? सेकेंडरी केयर में हम स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह करवाते हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रीटर्म लेबर। अब इस डिटेक्शन के लिए हम इस अर्ली डिटेक्शन के लिए हम कौन-कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कर सकते हैं? तो जैसे कि फुल ब्लड काउंट वगैरह कराएंगे, यूरिन फॉर रूटीन एनालिसिस भेजेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तीसरा सर्वाइको वजाइनल स्वैब लेंगे, है ना, फॉर द कल्चर एंड फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट है कि नहीं इसलिए, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं फॉर फीटल वेलबींग, ठीक है, सर्वाइकल लेंथ के लिए, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के लिए, है ना। तो ये सारी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कराएंगे हम किसके अंदर? सेकेंडरी केयर के अंदर, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन हो सके प्रीटर्म लेबर का। और जब हम अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे तो उसका प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ये आ जाएगा सेकेंडरी केयर में। एंड टर्शरी केयर में क्या होता है कि अगर टर्शरी केयर के अंदर अगर प्रीटर्म लेबर हो रहा है तो उसके अंदर हमारा एम होता है कि बच्चे और मां दोनों की जान को बचाया जाए, दोनों की जो डेथ की पॉसिबिलिटी है उसको रिड्यूस की जाए, ठीक है। तो टर्शरी केयर इज एम टू रिड्यूस द पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी आफ्टर द डायग्नोसिस। तो अगर डायग्नोसिस के बाद जो बच्चे और मां की जान को बचाना, है ना, डेथ को प्रिवेंट करना, ठीक है, डेथ की चांसेस को रिड्यूस करना, ये कहलाता है कि उसके लिए हम क्या क्या करें। ये आएगा किसके अंदर? टर्शरी केयर के अंदर। तो बेसिकली क्या याद रखना है? प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर। प्राइमरी केयर के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं? प्राइमरी केयर के अंदर हम जो रिस्क फैक्टर है उसको रिड्यूस करते हैं प्रीटर्म लेबर के इंसिडेंस को रिड्यूस करने के लिए। सेकेंडरी केयर के अंदर हम क्या करते हैं? अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कराते हैं, जैसे फुल ब्लड काउंट वगैरह कराएंगे, यूरिन फॉर रूटीन एनालिसिस भेजेंगे, कल्चर सेंसिटिविटी, सर्वाइको वजाइनल स्वैब लेंगे फॉर कल्चर, और फिब्रोनेक्टिन प्रेजेंट है कि नहीं है ना, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि प्रीटर्म लेबर हुआ कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं फीटल वेलबींग, ठीक है, सर्वाइकल लेंथ के लिए, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे फॉर अर्ली डिटेक्शन और उसका प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये आता है हमारा सेकेंडरी केयर के अंदर। टर्शरी केयर के अंदर बेसिकली आफ्टर डायग्नोसिस हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं चांसेस किसके? मदर और फीटस की डेथ को प्रिवेंट, जो डेथ के चांसेस हैं उसको रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? इस एम टर्शरी केयर इज एम टू रिड्यूस द पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी आफ्टर द डायग्नोसिस, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। तो बेसिकली हम प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं? जैसे हम प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा सर्कलाज, बेसिकली सूचनिंग कर देते हैं सर्विक्स की, ठीक है। हम सर्कलाज जो है कर सकते हैं, सर्कलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए। अगर फीमेल के अंदर आपको हिस्ट्री मिल रही है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की, ठीक है, तो अगर हिस्ट्री है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की तो हम सर्कलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं 12 वीक्स पर, ठीक है। ये शॉर्ट सर्विक्स है ना, ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की जो हिस्ट्री मिल रही है, शॉर्ट सर्विक्स है, तो उसके इसमें हम सर्कलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कब करेंगे? बट 12 वीक्स में करेंगे। इसके अलावा जो वैसे एंटीबायोटिक्स का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता प्रिवेंट करने में प्रीटर्म लेबर को, बट हाँ अगर आपने जो रेक्टोवजाइनल स्वैब लिया है, अगर उसका जो टेस्ट है वो आपको पॉजिटिव आता है तो उस केस में आप एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं। तो तरीके थे जिससे हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं प्रीटर्म लेबर को। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन अरेस्ट द प्रीटर्म लेबर इफ इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन ऑफ केसेस होते हैं, अबाउट 10 to 20%, जहां पर जो फीटस है, फीटस की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, और जो मैटरनल कंडीशन है, मदर की जो कंडीशन है वो गुड होती है, और जो मेम्ब्रेन्स है वो इंटैक्ट होती है, जहां पर हम प्रीटर्म लेबर को अरेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं या ये प्रोसीजर हम करते हैं। बट ज्यादातर केस में हम प्रीटर्म लेबर होने देते हैं, इसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ ही जाती हैं, तो हम होने ही देते हैं, रोकने की कोशिश करते ही नहीं है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, नेग्लिजिबल 10 to 20% ऑफ केसेस, जहां पर हम प्रीटर्म लेबर को रोकने की कोशिश करते हैं, अरेस्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली पहला है बेड रेस्ट, ठीक है। बेड रेस्ट वो भी पेशेंट को किस पोजीशन में लाई करना है? लेटना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, बट ये कितना बेनिफिशियल है ये डाउटफुल है, ठीक है। दूसरा क्या है? एडिक्वेट हाइड्रेशन। क्या है? एडिक्वेट हाइड्रेशन शुड बी मेंटेन। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इज नॉट रूटीनली गिवन, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड व्हेन इंफेक्शन इज एविडेंट और कल्चर रिपोर्ट सजेस्ट। तो अगर कल्चर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, इंफेक्शन दिख रहा है, तभी एंटीबायोटिक वगैरह देनी है, नहीं तो हम नहीं देते हैं। और एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टोकोलाइटिक एजेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली हम टोकोलाइटिक एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रीटर्म लेबर है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली टोकोलाइटिक एजेंट्स बेसिकली करते क्या क्या है? तो बेसिकली ये टोकोलाइटिक एजेंट्स में बहुत सारी ड्रग्स वगैरह होती हैं। ये बेसिकली क्या करती हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो इनहिबिट करती हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो ये टोकोलाइटिक एजेंट बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। तो बेसिकली इन टोकोलाइटिक्स का इस्तेमाल हमें ऐसे अंधाधुंध नहीं करना होता। कुछ कंडीशंस होती है जहां पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर जो प्रीटर्म लेबर है वो 34 वीक से पहले हो रहा है ना,
या दूसरा अगर सर्वाइकल डायलेशन, जो सर्वाइकल डायलेशन है, सर्विस का जो डायलेशन है वो अगर 6 सेंटीमीटर से कम है, बट अगर 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हम टोकोलाइटिक एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टोकोलाइटिक एजेंट का इस्तेमाल कभी भी एक्टिव लेबर के दौरान नहीं करना चाहिए, ठीक है, शुड नॉट बी गिवन इन एक्टिव लेबर। और चौथा क्या है, इसका इस्तेमाल बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें डिले करना होता है डिलीवरी फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी टू द मदर टू एनहांस फीटल लंग मैच्योरेशन। तो बेसिकली टोकोलाइटिक्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, टू डिले डिलीवरी फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी टू द मदर टू एनहांस फीटल लंग मैच्योरेशन, ठीक है। तो बेसिकली जब हमें अगर बेबी बहुत टाइम से पहले आ रहा तो जाहिर सी बात है उसका जो लंग है वो मैच्योर नहीं हुआ होगा, तो जब हमें कुछ टाइम चाहिए होता है ताकि हम फीटल लंग का जो फीटस का जो लंग है वो मैच्योर हो सके, है ना, या हमें मदर को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी देनी है ताकि जो फीटस का जो लंग की जो मैच्योरेशन की प्रोसेस है वो एनहेंस हो सके, तो उस केस में एज अ शॉर्ट टर्म थेरेपी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करते हैं। बेसिकली जो टोकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करते हैं, इस तरीके से प्रिवेंट करते हैं प्रीटर्म लिवर को, ठीक है, या अरेस्ट कर देते हैं प्रीटर्म लिवर की प्रोसेस को। इसका इस्तेमाल 34 वीक से पहले, ये टोकोलाइटिक एजेंट कब दिए जाते हैं, अगर प्रीटर्म लिवर 34 वीक से पहले हो रहा हो, सर्वाइकल डायलेशन अगर 6 सेंटीमीटर से कम हो, और इसको कभी भी एक्टिव लेबर के दौरान नहीं देते हैं, और ये तब देते हैं जब हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है फॉर फीटल लंग मैच्योरेशन, ताकि फीटस का जो लंग है वो मैच्योर हो सके, उसके लिए कुछ समय चाहिए होता है, तो भी हम इस टोकोलाइटिक एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर मैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करूं कि हमें किस किस केस में अरेस्ट नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम प्रीटर्म लेबर होने देते हैं, है ना, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होता है ना, बट इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड तब हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, टोकोलाइटिक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है मींस अगर फीटस की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, मैटरनल कंडीशन जो है गुड है ना, मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है ना, मतलब कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ही नहीं, तब तो हम अरेस्ट करेंगे इन टोकोलाइटिक एजेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करके, रोक देंगे प्रीटर्म लिवर की प्रोसेस को थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादातर केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होता है, तो हम रोकते नहीं है, ज्यादा केस में होने ही देते हैं, कुछ ही 10 से 15% केसेस होते हैं जहां पर हम अरेस्ट करते हैं प्रीटर्म लेबर की प्रोसेस को। तो अब वो जान लेते हैं कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें हम प्रीटर्म लेबर की प्रोसेस को जो है रोकना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो पहले जानते हैं मैटरनल, तो मैटरनल कॉजेज में हो सकते हैं अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है ना, थायरोटॉक्सिकोसिस है, सीवियर हाइपरटेंशन का केस है, मदर को कोई कार्डियक डिसीज है, हेमरेज हो रहा है प्रेगनेंसी में ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया या अब्रप्शन की वजह से, या फीटल कॉजेज में फीटल डिस्ट्रेस है, फीटल डेथ हो गई है, या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है ना, या प्रेगनेंसी बियॉन्ड 34 वीक्स है ना, ये हो सकता है। या अदर कॉजेज में क्या हो सकता है, जैसे कि रप्चर हो गई, मेम्ब्रेनी रप्चर हो गई, या कोरियो एम्ब्रियोनाइटिस का केस है। तो ये सारे वो केसेस है जिसके अंदर हम कभी भी जो प्रीटर्म लेबर की प्रोसेस है उसको अरेस्ट करने की कोशिश नहीं करते, उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, हम प्रीटर्म लेबर होने देते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें हैं तो इस केस में जो प्रीटर्म लेबर की प्रोसेस को अरेस्ट करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, मींस इसको रोकना खतरनाक हो सकता है बच्चे और मां दोनों के लिए। तो इन केसेस में हम ये प्रोसेस नहीं करते हैं, हम अरेस्ट नहीं करते हैं प्रीटर्म लेबर को। प्रीटर्म लेबर को अरेस्ट करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अब देखते हैं कि आखिर हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे प्रीटर्म लेबर का। तो क्योंकि अब हम रोक नहीं सकते, अब तो प्रीटर्म लेबर होनी है, तो अब उसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर लेंगे, क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, अब वो देख लेते हैं। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है इन मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर, वो 2 प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। पहला हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे बर्थ एस्फेक्सिया को एंड डेवलपमेंट ऑफ आरडीएस मींस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, टू प्रिवेंट बर्थ ट्रॉमा। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है इन मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर वो है हमारे 2। पहला क्या है, प्रिवेंट करना बर्थ एस्फेक्सिया एंड क्या, डेवलपमेंटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को प्रिवेंट करना फीटस के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों को प्रिवेंट करना ये हमारा पहला एम है, पहला प्रिंसिपल है। दूसरा क्या है, प्रिवेंट करना क्या, बर्थ ट्रॉमा, प्रिवेंट करना बर्थ ट्रॉमा। तो ये 2 प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर के अंदर, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या स्टेप लेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, द पेशेंट इज पुट टू बेड टू प्रिवेंट अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। द पेशेंट इज पुट टू बेड to prevent early rupture of membranes. दूसरा, to ensure adequate fetal oxygenation by giving oxygen to the mother by mask, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो पाए फीटस की, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन देंगे मदर को बाय मास्क। तीसरा क्या, स्ट्रॉन्ग सेडेटिव शुड बी अवॉइडेड, जो स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स वगैरह होती हैं उसको अवॉइड करना होता है, ठीक है। चौथा क्या है, लेबर शुड बी वॉच्ड बाय इंटेंसिव क्लिनिकल मॉनिटरिंग और विद कंटीन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, ठीक है। और जो पांचवा है वो क्या है, इन केस ऑफ डिले और एंटीसिपेटिंग अ ट्रॉमेटिक वेजाइनल डिलीवरी, अगर आप ये एंटीसिपेट कर रहे हैं कि जो वेजाइनल डिलीवरी है वो ट्रॉमेटिक हो सकती है, तो उस केस में बेटर इज टू गो फॉर, it is better to deliver by cesarean section. It is better to deliver by cesarean section. So in case of delay or anticipating a traumatic vaginal delivery, it is better to deliver by cesarean section.
सो ये हो गया फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, द पेशेंट इज पुट टू बेड टू प्रिवेंट अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। दूसरा, to ensure adequate fetal oxygenation by giving oxygen to the mother by mask। तीसरा, strong sedative should be avoided। चौथा, लेबर should be watched by intensive clinical monitoring और with continuous electronic monitoring। और पांचवा, in case of delay or anticipating a traumatic vaginal delivery, it is better to deliver by cesarean section। ठीक है। सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, तो सेकेंड स्टेज में बेसिकली द बर्थ शुड बी जेंटल एंड स्लो टू अवॉइड रैपिड कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन ऑफ हेड। तो जो बर्थ है वो जेंटल और स्लो होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, जेंटल और स्लो होनी चाहिए, ताकि क्या हो पाए, ताकि जो फीटस का जो हेड है वो कंप्रेस और डीकंप्रेस ना हो पाए। दूसरा, एपिस्टोमी, ठीक है, एपिसिटोमी may be done under local anesthesia to minimize head compression if there is a perineal resistance। तो अगर पेरिनियल रेजिस्टेंस है तो उस वजह से हेड कंप्रेशन ना हो, इसीलिए एपिसिटोमी करनी है हमें। ठीक है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया। इसके अलावा क्या है, जो कॉर्ड है इज टू बी क्लैम्प्ड इमीडिएटली। जो कॉर्ड है उसे हमें क्लैम्प कर देना है इमीडिएटली एट बर्थ, ताकि प्रिवेंट हो सके हाइपरवोलीमिया एंड हाइपरबिलीरुबिनीमिया। ठीक है। और अगर लास्ट क्या है, शिफ्ट द बेबी टू अ इंटेंसिव नियोनेटल केयर यूनिट अंडर द केयर ऑफ नियोनेटोलॉजिस्ट। ठीक है। तो ये सारे मैनेजमेंट जो हमें करने हैं प्रीटर्म लेबर के दौरान। ठीक है। Basically, preterm fetuses before 34 weeks presented by breech are generally delivered by cesarean section। ठीक है। तो basically preterm fetuses before 34 weeks presented by a breech, ठीक है, अगर breech पोजीशन में है and before 34 weeks, so हम जनरली बच्चे को कैसे डिलीवर करते हैं, बाय सीरियल सेक्शन। ठीक है। तो इसी के साथ जो ये हमारा टॉपिक था प्रीटर्म लेबर, जिसमें हमने सब कुछ देख लिया, हमने इसकी डेफिनेशंस देख ली, हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख ली, हमने इसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर, इडियोपैथोजेनेसिस, इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, इसके मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ा है। तो हमने इन डेप्थ ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।